Okay, so moving on to our next topic. अभी हमने relative velocity method की बात की थी for the velocity analysis of rigid body mechanism. Immediately after this method, we are going to move to acceleration analysis of a rigid body. और जैसा मैंने कहा कि ये जो instantaneous center method है, इसको फिलहाल हम अभी साइड पे कर देते हैं because of the shortage of time. Probably अगर हमें next week time बचा तो हम इस मेथड को थोड़ा सा देख लेंगे. अदरवाइज वेलोसिटी एनालिसिस के लिए एटलीस्ट एक मेथड भी आपको आता हो तो आप कर सकते हैं. ये बेसिकली वेक्टर मेथड है, रिलेटिव वेलोसिटी मेथड, जबकि इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड जो है इट इज़ अ स्केलर मेथड, जो कि आप अगेन मैकेनिक्स ऑफ मशीन्स का कोर्स जो है उसमें भी पढ़ेंगे दोबारा. तो अगर टाइम मिलता है तो हम नेक्स्ट वीक इसको कवर कर सकते हैं. अगर टाइम नहीं मिला तो आप मैकेनिक्स ऑफ मशीन्स के कोर्स में भी इस मेथड को जो है वो पढ़ रहे होंगे. Okay, moving on to our next topic, which is the acceleration analysis of a rigid body mechanism. Since we are studying the planar kinematics of a rigid body, और उसमें हम जनरल प्लेन मोशन की बात कर रहे हैं. जनरल प्लेन मोशन में हमने वेलोसिटी का देखा कि किस तरह हम वेलोसिटी को रिलेट कर सकते हैं. इसी तरह एक्सेलरेशन कैसे हमें रिलेट करनी है, कैसे हमें डिटरमिन करनी है उस रिजिड बॉडी की जो कि जनरल प्लेन मोशन कर रही है, हमने किस तरह उसकी एक्सेलरेशंस को रिलेट करना है, थोड़ा सा इस हवाले से बात करते हैं. ओके, द एक्सेलरेशन, अगर आपको याद हो हमने दो पॉइंट्स कंसिडर किए थे व्हेन वी वर डिस्कसिंग द रिलेटिव वेलोसिटी एनालिसिस. हमने कहा था कि हमारे पास एक रिजिड बॉडी है जो सपोज एट टाइम t के ऊपर दिस रिजिड बॉडी इज शोन टू यू इन दिस पोजीशन, कि ये उसकी पोजीशन है, ये उसके दो पॉइंट्स हैं a और b. एट टाइम t प्लस डेल्टा t, लेट्स सपोज दैट दिस रिजिड बॉडी हैज मूव्ड टू इट्स न्यू लोकेशन, जो कि यहाँ ब्लू से शो की गई है. ये आपके पास पॉइंट a आ गया है, ये आपके पास पॉइंट B आ गया. सो सिंस पॉइंट्स A एंड पॉइंट B हैव अंडरगॉन डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट्स, देयरफॉर दिस रिजिड बॉडी हैज गॉन जनरल प्लेन मोशन, जिसमें साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन हुई है. इस जनरल प्लेन मोशन को हमने अपनी एनालिसिस के लिए, जब हम वेलोसिटी एनालिसिस कर रहे थे, तो क्या अजम्पशन कर ली थी कि हमने इसको इसके दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया था. हमने कहा था कि सबसे पहले ये रिजिड बॉडी पूरी के पूरी जो है वो ट्रांसलेट कर गई है बाय दिस मच ऑफ अमाउंट विच इज शोन टू यू हेयर, और उसके बाद ये पूरी के पूरी रिजिड बॉडी अपने बेस पॉइंट के अबाउट दिस मच ऑफ थीटा जो है वो रोटेट कर गई. सो साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन and rotation is being broken down into its translatory component as well as rotational component. So the relative velocity equation was written as Vb equal to Va plus Vba, where Vb and Va represents the absolute velocities of points A and B, and Vba represents the relative velocity of B with respect to A. Now, in order to perform the acceleration analysis, we are going to differentiate this equation with respect to time. So differentiating this equation with respect to time, the first term would become dVb over dt, the second term would become dVa over dt, and the third term would become dVba over dt. Now, as far as this dV over dt term is concerned, this would be the absolute acceleration of point B. So we have replaced this dV over dt by AB. Similarly, this second term, which is dVa over dt, would become absolute acceleration of point A. As far as this third term is concerned, this would become the relative acceleration of B with respect to A. तो ये तो सिंपल वो डिफरेंशिएशन आ गई. अब इसमें अगर हम इस जनरल प्लेन मोशन के हिसाब से देखें तो क्या हो रहा है कि आपके पास ये कंपोनेंट जो एक्सेलरेशन का है, इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स द ट्रांसलेशनल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन के. इस जनरल प्लेन मोशन में जो ट्रांसलेशन हो रही है इस रिजिड बॉडी में, वो ये ए रिप्रेजेंट करता है. यानी पहले ये पूरी की पूरी रिजिड बॉडी ट्रांसलेट हो रही है बाय एन अमाउंट ए विच इज बीइंग रिप्रेजेंटेड हियर एज ए, and this ABA is basically covering the rotational aspects of motion. So अगर मैं rotational aspects की बात करूं तो since point B is in pure rotation with respect to point A, so pure rotation के केस में acceleration vector किसके बराबर होता है, कुछ याद है rotation वाला केस? Alpha cross R. So we have two components of acceleration. One is alpha cross r, which represents the tangential component of acceleration. The other one is minus omega square r, which represents the normal component of acceleration. So overall the acceleration would be alpha cross r minus omega square r. So accordingly हमने किया क्या है कि चूंकि ये रोटेशनल एस्पेक्ट्स को ए बी ए कवर कर रहा था, इसको हमने इसके दो कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखा. द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन. द टेंजेंशियल कंपोनेंट वुड बी इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर
the normal component would be equal to minus omega square r. So our relative acceleration equation for a rigid body undergoing general plane motion would become AB vector should be equal to AA vector plus alpha cross r minus omega square r. So this equation is going to be applied on any rigid body which is undergoing general plane motion in order to relate A and alpha with each other. Is this point clear to all of you? Yes. Okay, now if we take a closer look at this relative acceleration equation, it involves this omega as well. What is omega? Angular velocity. Angular velocity of this link AB कि कितनी इसमें rotation हो रही है, कितनी angular velocity के साथ rotation हो रही है. It means कि in order to perform the acceleration analysis, it is necessary that you should have known this omega first of all. So अगर आपके पास कोई question आता है acceleration का और उसमें omega given नहीं है question में, तो first of all you need to perform the velocity analysis in order to find out this omega. Once this omega is known to you, only then you can apply the relative acceleration equation. Is this point clear to all of you? Yes, sir. Yes. तो अभी हमारी जो अगले हम एग्जांपल्स और प्रॉब्लम्स करेंगे उसमें जिसमें ओमेगा नोन होगा हम डायरेक्टली एक्सेलरेशन एनालिसिस स्टार्ट कर देंगे. जिसमें ओमेगा नोन नहीं होगा उसमें पहले हम थोड़ा सा वेलोसिटी एनालिसिस करके ओमेगा फाइंड करेंगे. तो एक तरह से आपके जो हमने पिछला टॉपिक पढ़ा है उसकी रिवीजन हो जाएगी और साथ साथ फिर हम ओमेगा जब फाइंड हो जाएगा तो फिर एक्सेलरेशन की ये इक्वेशन जो है वो अप्लाई कर देंगे. इसमें अगेन आपने ए को बेस पॉइंट बनाया है. अपने सोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी आपको कोई प्रॉब्लम दिया जाए बेस पॉइंट आप हमेशा उस पॉइंट को बनाएंगे जिसकी एक्सेलरेशन आपको नोन होगी. तो जिस पॉइंट की भी एक्सेलरेशन नोन हो उस रिजिड बॉडी में उसको आप बेस पॉइंट बना लेंगे और उसके रेफरेंस से दूसरी पॉइंट की एक्सेलरेशन आप जो है वो लिख रहे होंगे जिस तरह आप वेलोसिटी के केस में करते रहे. इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?